नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करते हैं इस बहुत ही हैपनिंग, इवेंटफुल, ट्यूमल्चुअस वीक की। बहुत ही मुश्किलात भरा समय रहा है। शुरुआत हुई हफ्ते की 27 अगस्त के दिन से ट्रंप के एडिशनल 25% टैरिफ भारत पे लागू हो गए। तो इफेक्टिवली अब ब्राज़ील के साथ हम दुनिया में अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले हाईएस्ट टैरिफ नेशन हो गए। हम 50% का टैरिफ दे रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमें फ़ौरन देखने को मिल गया है। भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से गिरे हैं औंधे मुंह। रुपये की कीमत भी धड़ाम से गिरी है। 88 रुपये पार हो चुका है रुपया। अब डॉलर के मुकाबले 88 रुपये 20 या 25 पैसे के आसपास क्लोजिंग थी। FIIs की ज़बरदस्त सेलिंग रही। तमाम वो सेक्टर्स जो US फेसिंग है एक्सपोर्ट्स में, चाहे वो जेम एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स हैं, सब में नर्वसनेस देखी गई। एक दो प्रतिनिधिमंडल भी मिला है वित्त मंत्री से कि हमारी उसी तरह से मदद कीजिए आप, जैसे कोविड के दौरान मदद हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है, लेकिन उसके साथ साथ ही एक सिल्वर लाइनिंग भी आ गई इकोनॉमी में। जब फ्राइडे शाम रिलीज हुआ डेटा ग्रोथ रेट लास्ट क्वार्टर की, तो वो 7.8% आ गई। सबको सरप्राइज कर दिया उसने, क्योंकि RBI के भी बेस्ट एस्टिमेट्स थे वो 7% के नीचे थे। तो 7.8% की ग्रोथ रेट was a big boost, and this growth has come largely on the back of services sector में जो ग्रोथ रजिस्टर हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो आज एनालिस्ट की रिपोर्ट आई हैं, एडिटोरियल्स आए हैं सैटरडे को या 30 अगस्त को, उनमें एक कंसर्न व्यक्त किया गया है। इस पे हैप्पीनेस व्यक्त की गई है, हर्ष व्यक्त किया गया है कि बड़ी अच्छी ग्रोथ रेट आई है। सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दर्ज हुई है। लेकिन इसमें अभी तक पूरी तरह से ट्रंप के टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो फैक्टर्ड इन नहीं है। तो उसका क्या असर होगा, उसमें भी कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये ट्रंप टैरिफ जो है एडिशनल 25% ये लंबे समय तक शायद नहीं रहे, बीच में रिलीफ आ जाए। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो के हिसाब से देखें, अगर ऐसा ही बना रहता है तो वो अभी फैक्टर्ड नहीं है, और उसकी वजह से आने वाली तिमाही में, नेक्स्ट क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट में हम फिर कुछ स्लो डाउन देख सकते हैं। बट स्टिल अ बिग रिलीफ, अ बिग बूस्ट, अ बिग थम्स अप टू द इंडियन इकोनॉमी। और इसने एक बार फिर ये साबित किया कि इस डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग और मुश्किल एनवायरनमेंट में भी, ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज़ में से सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। तो ये तो इकोनॉमिक मोर्चे पे बात हो रही है, वित्तीय मोर्चे पे। अब चलते हैं विदेश नीति की बात करने। अमेरिका हमारे लिए अभी भी खलनायक बना हुआ है। कुछ खट्टे मीठे वहाँ से बयान आते हैं, लेकिन खट्टे ही ज़्यादा आते हैं। अमेरिकी ट्रेड एडवाइज़र, जिसने बड़ी ज़बरदस्त एडवोकेसी की थी कि भारत के खिलाफ टैरिफ लगाए जाए रूस से तेल खरीदने के लिए, चीन पे चुप्पी साधते हुए पूरी तरह से, उसने फिर कहा कि ये भारत क्या कर रहा है, चीन की तरफ जा रहा है, चीन तो उसका दुश्मन है, रूस से तेल खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है भाई, क्या बात है, इस पर और टैरिफ भी लगने चाहिए, कुछ इस तरह का भी अंदेशा दिया। तो मतलब वहाँ से हमारे खिलाफ एक नेगेटिव प्रचार, नेगेटिव सोच जारी है। जो भारत में राजदूत नियुक्त किया है नया अमेरिका ने, उसको भी भारत में नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे खास सलाहकारों में से एक है, लेकिन उसका एम्बिट या उसका जो स्कोप है या उसका जो डोमेन है उसको बढ़ा दिया गया है। तो भारत में राजदूत है, लेकिन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए भी जिम्मेदार है। तो मतलब कहीं ना कहीं भारत की जो एक खास इंपॉर्टेंस थी, महत्व था, उसको कुछ डाइल्यूट किया गया है कुछ लोगों के अनुसार, कि उनको मध्य एशिया और साउथ एशिया से जोड़ा है। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह का भी वही इंचार्ज रहेगा राजदूत। तो क्या ये भारत का महत्व बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और एक बात जिससे हम हमेशा से डरते रहे कि भाई हम हाइफेनेट नहीं हो पाकिस्तान के साथ, दूसरे देशों के साथ, तो ये अपॉइंटमेंट भी एक तरह से भारत को वापस से हाइफेनेट कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो नॉट अ गुड डेवलपमेंट। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फिर चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। जापान की उनकी यात्रा शुरू हुई है 30 अगस्त को। बहुत ही अच्छी यात्रा रही है। उनमें पहले दिन ही ये तय हुआ कि अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन यानी 10 खरब येन का व्यापार भारत और जापान के बीच होगा, बायलैटरल ट्रेड। और ये होगा इसलिए भी लगता है कि पिछले 5 साल में 5 ट्रिलियन का हुआ है। तो मतलब ये चीज़ हम करके दिखा चुके हैं। सो जापान एक ऑल वेदर हमारा दोस्त बना हुआ है, परमानेंट दोस्त। और उसका भी रीज़न है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक रीजन, इन सब जगह हमारे इंटरेस्ट कॉन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। चीन हम दोनों के लिए बराबर का खतरा है, और दोनों चीन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस रीजन के में एक स्थायित्व की, स्टेबिलिटी की, पीस की, शांति की और सॉवरेंटी की बात करना ही एक तरह से चीन का बिना नाम लिए उस तरफ इशारा करना है कि उसका खतरा है और हम मिलके उससे निपटेंगे। अब 31 तारीख को चीन पहुंच जाएंगे मोदी जी, शनिवार को। अगले 2 दिन वहाँ SCO की मीटिंग है, शंघाई कॉपरेशन की समिट मीटिंग होगी। उसकी साइडलाइंस पे वो प्यूतिन से भी मिलेंगे, शी से भी मिलेंगे।
तो भारत चीन के जो संबंध बढ़ रहे हैं उनके भी कई डायमेंशंस हैं, उस पर भी लोग अलग अलग अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। एक तो हमारी मजबूरी है, ट्रम्प जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, वी नीड अ बिग ट्रेडिंग पार्टनर, अ बिग इकोनॉमी टू बी ऑन आवर साइड एंड चाइना इज़ दैट। उसी की तरफ अमेरिका और नज़ारो टाइप लोग इशारा कर रहे हैं कि चीन जो आपका परमानेंट शत्रु है उसको आप अपनी साइड में लेने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल फिर मुंह के बल गिरेंगे, फिर पछताएंगे। कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आज चीन के साथ संबंध सुधारना हमारी आवश्यकता है। एंड लॉन्ग टर्म भी चीन के साथ अगर हमारी हॉस्टिलिटी या शत्रुता में कुछ भी कमी आती है तो वो हमारे लिए लाभप्रद होगा, नुकसान नहीं होगा। बट चीन से हमें सावधान रहना पड़ेगा हमेशा। चीन के साथ अगर हम अपना बायलैटरल ट्रेड बढ़ाते हैं, अगर दो इकोनॉमीज़ जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं साथ में काम करती हैं, तो हमें ये और ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अमेरिका के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड था उसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस था करीब $40 अरब का, मतलब हम ज़्यादा निर्यात करते थे, कम आयात करते थे। चीन के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है और अगर वो और बढ़ता है तो बहुत हेविली बैलेंस्ड है चीन के पक्ष में, मतलब हम कहीं ज़्यादा आयात करते हैं और बहुत कम निर्यात करते हैं। तो अगर हमारे उसके साथ इकोनॉमिक संबंध और बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, तो हमारे इम्पोर्ट्स ही और बढ़ेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स कोई खास नहीं बढ़ेंगे। तो वो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई भारत तो अपने आप को इतने दिनों से पोजीशन करने की कोशिश कर रहा था चाइना प्लस की इक्वेशन में कि लोग चाइना से हटेंगे तो इंडिया में आएंगे। जब हम खुद ही चीन के पक्ष में जा रहे हैं तो चाइना प्लस की जो हमारी तमाम बातें थी कहीं ना कहीं उसको सेटबैक मिलता है। तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाइना का इतना ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग बेस है कि जो नेक्स्ट 10 कंट्रीज़ है वर्ल्ड की दुनिया में, उन 10 का मिलके उतना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट नहीं है जितना चीन अकेले का है। तो हम जब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, स्वदेशी बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो एक ऐसे देश जिसके पास ओवर कैपेसिटी है, जिसको ज़्यादा माल बेचना है, उसके साथ अगर ट्रेड बढ़ेंगे तो हमारी आत्मनिर्भर होने के सपनों को भी क्या कोई ठेस पहुंच सकती है, क्या उसके रास्ते कोई रोक आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो स्ट्रेटेजिक पक्ष है कि अल्टीमेटली तो चीन पाकिस्तान की जो जोड़ी बनी हुई है, एक जुगलबंदी है, वो हमारे लिए हमेशा खतरा रहेगी। तो इन सब बातों के बीच में भी मोदी जी शी से मिलने वाले हैं साइडलाइंस पे, और अभी की हमारी मजबूरी या हमारा ऑब्जेक्टिव ये बनी गया है कि हमें चाइना के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। प्यूतिन से भी बात होगी, उनके साथ किस तरह की बात होती है, क्योंकि पीटर नज़ारो जो ट्रेड एडवाइज़र हैं, वापस से उन पे जाता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई भारत तेल खरीदना बंद कर दे, रूस से बंद कर दे, टैरिफ हट जाएगा। क्यों नहीं बंद करता है? अब इस पर भी बड़ी चर्चा चल रही है। मैं हाल में एक इंटरव्यू सुन रहा था, फॉर्मर RBI चीफ एंड बड़ी दुनिया के मशहूर जो इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई हमें भारत को मतलब ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा किस में ज़्यादा फ़ायदा है। क्या हमारा रूस से सस्ता तेल खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है, और उस फ़ायदे का लाभ किसको मिल रहा है? क्या भारतीय कंज्यूमर को मिल रहा है या कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को मिल रहा है? तो फिर हम क्यों खरीद रहे हैं? और हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारे पे जो एडिशनल टैरिफ लग रहा है उससे क्या नुकसान हो रहा है। तो दोबारा बोलता हूँ कि कंपैरिजन किसका, कि रूस से सस्ता तेल खरीदने में हमें क्या लाभ है और टैरिफ लगने से हमें क्या नुकसान है। अगर इन दोनों में अगर ये निकलती है बात कि अगर हम तेल खरीदना बंद कर दें तो टैरिफ हट जाएगा और हमारा नुकसान कम होगा, तो ऑब्वियसली इसमें कोई ज़िद की क्या बात होनी चाहिए कि भाई हम तो खरीदते ही रहेंगे तेल। तो ये भी एक कॉन्वर्सेशन देश में शुरू होनी चाहिए कि यस, सॉवरेंटी की बात बिल्कुल सही है कि भारत पे कोई जोर नहीं लगा सकता, आप दबाव देके नहीं कह सकते कि आप इससे तेल खरीदिए उससे मत खरीदिए, लेकिन एट द सेम टाइम सॉवरेंटी के नाम पे हम अपने हितों को तो बलि नहीं चढ़ाएं। अगर हमारे ये समझ में आ जाता है कागज़ कलम लेके कि भाई फ़ायदा हमारे टैरिफ हटवाने में ज़्यादा है और तेल खरीदने से कम है, तो हम बंद करें ना तेल खरीदना। तो ये भी एक डिस्कशन शुरू होना चाहिए। तो बहुत सारी बॉल्स आर अप इन दी एयर, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण था, आने वाले दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनमें से कई विषयों पर, खासकर शी के साथ जो मुलाकात होगी मोदी जी की, अर्थव्यवस्था पे जो बढ़ी हुई ग्रोथ रेट आई है उसके रियल सेंस में क्या इम्प्लीकेशंस है, इन पे हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगले सप्ताह फिलहाल ये मैंने रैप देने की कोशिश की है इस वीक की, एंड आई हैव ट्राई टू लुक अहेड टू द नेक्स्ट वीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये संवाद अच्छा लगा होगा, एक गागर में सागर भरने का प्रयास। अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।